कर रहे हैं तो 4 साल, ग्रेजुएशन के 3 या 4 साल में अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करें, ताकि जब वो 21 साल के हों तो वो इस स्थिति में हो कि एग्जाम दे सकें। और 2 या 3 बहुत गंभीर प्रयास अगर माने तो भी 24 की उम्र तक उनको ये क्लैरिटी हो कि उनको अपने जीवन के साथ क्या करना है, इस रास्ते पे बढ़ना है या किसी और रास्ते बढ़ना है। कल को मान लीजिए कि एज कम कर ही देते हैं यूपीएससी वाले, पहली बात तो इसका भय मत रखिए अपने मन में, क्योंकि यूपीएससी जब भी एज कम करेगी, हालांकि ये तय होगा इस बार के इलेक्शन से, इस बार के इलेक्शन में अगर वर्तमान सरकार फिर से बहुत मजबूत तरीके से आती है तो शायद ये फैसला थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर ये सरकार थोड़ी कमजोर रहती है या नहीं बनती है तो ये फैसला शायद डेफर हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ये केवल अनुमान की बात है, ऐसा नहीं कि मोदी से मेरी पर्सनल बात हुई उन्होंने ऐसा कहा हो मुझे, है ना। मैं अनुमान की बात कह रहा हूँ, सिर्फ अनुमान है। मैं उनको जानता हूँ पर वो मुझे नहीं जानते हैं, तो टीवी से जानता हूँ, मतलब उनको उतना ही जानता हूँ। कहीं आप सोचें कि इसकी बात मोदी से होती है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होती है, अनुमान है। क्योंकि इस सरकार का जो टेम्परामेंट है इन मुद्दों को लेकर वो थोड़ा सा ऐसा है कि सुधार होने चाहिए, तेज गति से होने चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर वो एज कम करेंगे तो भी रैंडमली नहीं कर सकते हैं। वो जब भी एज कम करेंगे आपको 2, 3 या 4 साल का एक फेज आउट पीरियड देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल बाद से एज इतनी हो जाएगी, तब तक हर साल एज 1 साल कम होती जाएगी, कुछ ऐसा होगा। जैसे 32 से मान लीजिए 26 भी करना होगा कभी, तो मेरा अनुमान है कि वो 5-6 साल का समय होगा कि जैसे इस साल 32 है, अगले साल 31 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 29 हो जाएगी। इसमें ये हो सकता है कि आपका एक आध अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अचानक आपने सोचा था कि 26 के बाद से एग्जाम दूंगा और जिस साल एग्जाम दिया उस साल एज 26 हो गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो फिर एक ही तरीका बचेगा कि ग्रेजुएशन करते समय ही तैयारी की जाए। और हमें दिल्ली में सिर्फ वो बच्चे मिलते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं कई उनमें से, उसके बाद आए हैं, तो वो अपने जीवन में पहले ही इतना लेट हैं कि उनके पास बहुत दबाव रहता है कि हम कैसे एग्जाम दें, कैसे तैयारी करें। मैं उस दबाव को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं ट्रेंड चाह रहा हूँ इलाहाबाद में कि इलाहाबाद में बच्चा एडमिशन ले ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में खेल कूद ले अपने अच्छे तरीके से, कॉलेज में थोड़ा खेलना कूदना भी चाहिए पहले साल में, कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर से कम वो शुरू कर दे अगर वो गंभीर है अपने जीवन को लेकर। और हम कुछ ऐसा प्रयोग करें कि वो 2 साल जब पढ़े तो उससे सारी चीज़ तैयार हो जाए और ग्रेजुएशन होते होते उसकी तैयारी पूरी हो जाए। ये तो प्रयागराज आने का हमारा उद्देश्य है। ये भी स्वाभाविक है क्योंकि प्रयागराज सस्ता शहर है दिल्ली की तुलना में। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा पड़ता है हमें, यहाँ उतना महंगा नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ की फीस दिल्ली से काफ़ी कम होगी। दिल्ली में जो फीस स्ट्रक्चर है आप मोटा मोटा मान के चलिए कि उसका 2/3 यहाँ पर होगा। रहने का खर्चा यहाँ पर उसके आधे से भी कम होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम में तैयारी करना अपने आप में उतना महंगा ना रहे जितना दिल्ली में होता है। हाँ, शुरुआत में तो हमने कुछ और भी, जैसे कहीं भी जाते हैं तो करते ही हैं पहली बार में, कि शुरुआत के कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं ताकि वो आएँ और हम शुरुआत एक अच्छी कर सके। वो तो यहाँ भी करेंगे ही, लेकिन अदरवाइज भी यहाँ पर फ़ी का लेवल दिल्ली की तुलना में काफ़ी कम रहने वाला है, 2/3 के आसपास, और रहने का खर्चा मेन है जो यहाँ पर काफ़ी कम है। तो ये सब पर्पज़ से कि हम इलाहाबाद आए। अब आपको जिन बातों को लेकर शक है, एक तो है टीचर्स, और टीचर्स में एक मैं भी, कि हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी बड़ी सरल सी पॉलिसी है कि आप झूठ बोल के 2-4 दिन खुश रह सकते हैं, लंबे समय तक नहीं चल सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि सच बोलिए, दूर तक चलिए। तो हम कोई झूठा वायदा नहीं करेंगे। हमारी टीम ने अब तक किसी टीचर का नाम आपको बोला नहीं होगा, उनको पता है, पर अभी उनको इंस्ट्रक्शंस है कि बोलेंगे नहीं आज की तारीख से पहले। आज के बाद से वो चीज़ें जग जाहिर हो जाएंगी कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। दिल्ली में क्या होता है देखिए, दिल्ली में हमारे पास जीएस है, ऑप्शंस में हिंदी साहित्य है, इतिहास है, भूगोल है, कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ाते हैं, सीसेट पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो हम दिल्ली में करते हैं लगभग वो सब यहाँ भी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे समझ लीजिए। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो दिल्ली में भी पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाएंगे। ये वो टीचर्स हैं जिनके पास दिल्ली में क्लासेस कम हैं। दिल्ली में हमारे पास साल भर में लगभग 10 बैच होते हैं, और 10 बैच का मतलब हुआ कि अगर किसी टीचर की
मान लीजिए कि 70 क्लासेस एक बैच में होती हैं तो 700 क्लासेस वो दिल्ली में लेता है। साथ में अगर ऑप्शनल भी है तो वो भी 300 जोड़ लीजिए। और एकदम सीधी सी बात है कि जो टीचर दिल्ली में ज्यादा क्लासेस पढ़ाते हैं उनके पास दिल्ली में मरने की भी फुर्सत नहीं होती है, वो इलाहाबाद नहीं आएंगे। ठीक, जिनके पास क्लासेस कम है वो इलाहाबाद आएंगे। कौन आएगा कौन नहीं आएगा मैं सीधे आपको बता ही देता हूं, बातें स्पष्ट कर देते हैं। कौन पढ़ाएगा ये भी स्पष्ट कर देते हैं। दिल्ली में जो टीम बनी है हमारी, एक दिन में अचानक स्वर्ग से अवतरित हुई थी ऐसा नहीं हुआ था। 2011 में हमने जीएस शुरू किया, 8 साल पहले। उसके पहले जीएस नहीं था दृष्टि में, उसके पहले दृष्टि में केवल हिंदी फिलोसफी 2 विषय थे, दोनों में ही पढ़ाता था बस। तो तब तक मैं दिल्ली का अकेला अध्यापक था, दृष्टि का अकेला अध्यापक था। फिर हमने जीएस शुरू किया, टीचर्स आए। कई बार ऐसा हुआ कि टीचर जिस उम्मीद से हमने किसी को बुलाया वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, उनको मना किया। ट्रायल एरर वो सब प्रयोग करते करते अब जो टीम है वो टीम बहुत बढ़िया टीम हमारे पास है। पर इस टीम के सब मेंबर्स अलग अलग समय में हमारे साथ जुड़े हैं, एक दिन में नहीं जुड़े हैं। हमारा प्रोसेस बड़ा सीधा सा है टीचर सिलेक्शन का। हम 2 स्टेप्स करते हैं। पहला, अगर वो टीचर कम से कम 7-8 साल से पढ़ा रहा है या 10 साल से पढ़ा रहा है तो हम उसका फीडबैक मार्केट से लेते हैं, बच्चों से। अगर वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है तो हम अपने 2-3 लोगों को, अपनी जो कंटेंट टीम है, मैगजीन टीम है, उसके 2-3 मेंबर्स को, जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, भेजते हैं उनकी क्लासेस करने के लिए। कम से कम 3-4-5 क्लास वो बच्चे करके आते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं हमारे साथ कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। जब हमें पूरा भरोसा जम जाता है फिर हम उस टीचर को दृष्टि में ले आते हैं। और यदि कोई टीचर बहुत फेमस नहीं है तो फिर एक ही तरीका हमारे यहाँ होता है कि हम उनको बुलाते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, डेमो क्लास रखवाते हैं। उस डेमो क्लास में करीब 25-30 लोग बैठते हैं। 3 से 6 घंटे की क्लास में वो बच्चे प्रश्न पूछ के लहूलुहान कर देते टीचर को। और अगर कोई टीचर ठीक से हैंडल कर ले सब चीज़ों को, फिर उसका वीडियो सीनियर्स देखते हैं। अंत में उस क्लास का वीडियो मैं भी देखता हूँ। उसके बाद जाके हम किसी को सिलेक्ट करते हैं। नोट्स हम तैयार करते हैं। एक पूरी टीम है जो टीचर्स और नोट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करती है। यह स्पष्ट था कि हमारे सब टीचर्स दिल्ली से यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था? और हम ये मानने वाले कौन होते हैं कि दुनिया में उतने ही अच्छे टीचर्स हैं जो दृष्टि में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कोई अच्छा है नहीं टीचर। तो हमने पता किया कि इस पूरे क्षेत्र में कौन कौन टीचर्स हिंदी माध्यम में सबसे बढ़िया टीचर्स हैं, दृष्टि वाले टीचर को छोड़कर कौन कौन लोग हैं। 2 फैक्टर्स से। एक, मुझे पता लगा कि इलाहाबाद के बच्चे इस बात से परेशान है कि टीचर दिल्ली से भाग के आता है, 4 दिन में फिर चला गया, फिर 10 दिन तक नहीं आया, फिर 2 दिन के लिए आया, फिर चला गया, तो वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है। हमने सब टीचर के सामने कंडीशन रख दी कि हमें कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। जो पढ़ाने जाएगा ये मान के चलिए कि पूरा सेगमेंट खत्म करके ही आना है, चाहे 30 दिन हो, चाहे 60 दिन हो, चाहे 100 दिन हो, हम ये कोशिश करेंगे। और यदि सेगमेंट मान लीजिए 70 दिन का है, उसके 2-3 सब सेगमेंट है, तो कम से कम एक सब सेगमेंट एक बार में हो जाना चाहिए, 30 दिन 35 दिन, ताकि एक पूरी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा हिस्सा है। हम दिल्ली में कोशिश यही करते हैं हमेशा, 100% नहीं कर पाते, लेकिन हम 90% ऐसी कोशिश करते हैं। तो कर रहे हैं तो 4 साल, ग्रेजुएशन के 3 या 4 साल में अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करें, ताकि जब वो 21 साल के हों तो वो इस स्थिति में हो कि एग्जाम दे सकें। और 2 या 3 बहुत गंभीर प्रयास अगर माने तो भी 24 की उम्र तक उनको ये क्लैरिटी हो कि उनको अपने जीवन के साथ क्या करना है, इस रास्ते पे बढ़ना है या किसी और रास्ते बढ़ना है। कल को मान लीजिए कि एज कम कर ही देते हैं यूपीएससी वाले, पहली बात तो इसका भय मत रखिए अपने मन में, क्योंकि यूपीएससी जब भी एज कम करेगी, हालांकि ये तय होगा इस बार के इलेक्शन से। इस बार के इलेक्शन में अगर वर्तमान सरकार फिर से बहुत मजबूत तरीके से आती है तो शायद ये फैसला थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर ये सरकार थोड़ी कमजोर रहती है या नहीं बनती है तो ये फैसला शायद डेफर हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ये केवल अनुमान की बात है, ऐसा नहीं कि मोदी से मेरी पर्सनल बात हुई, उन्होंने ऐसा कहा हो मुझे, है ना। मैं अनुमान की बात कह रहा हूँ, सिर्फ अनुमान है। मैं उनको जानता हूँ पर वो मुझे नहीं जानते हैं, तो टीवी से जानता हूँ, मतलब उनको उतना ही जानता हूँ। कहीं आप सोचें कि इसकी बात मोदी से होती है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होती है। अनुमान है, क्योंकि इस सरकार का जो टेम्परामेंट है इन मुद्दों को लेकर वो थोड़ा सा ऐसा है कि सुधार होने चाहिए, तेज गति से होने चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर वो एज कम करेंगे तो भी रैंडमली नहीं कर सकते हैं। वो जब भी एज कम करेंगे आपको 2, 3 या 4 साल का एक फेज आउट पीरियड देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि
4 साल बाद से एज इतनी हो जाएगी, तब तक हर साल एज 1 साल कम होती जाएगी, कुछ ऐसा होगा। जैसे 32 से मान लीजिए 26 भी करना होगा कभी, तो मेरा अनुमान है कि वो 5-6 साल का समय होगा कि जैसे इस साल 32 है, अगले साल 31 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 29 हो जाएगी। इसमें ये हो सकता है कि आपका एक आध अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अचानक आपने सोचा था कि 26 के बाद से एग्जाम दूंगा, और जिस साल एग्जाम दिया उस साल एज 26 हो गई। ऐसा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ऐसा होगा। और ऐसा होगा तो फिर एक ही तरीका बचेगा कि ग्रेजुएशन करते समय ही तैयारी की जाए। और हमें दिल्ली में सिर्फ वो बच्चे मिलते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं कई उनमें से, उसके बाद आए हैं, तो वो अपने जीवन में पहले ही इतना लेट हैं कि उनके पास बहुत दबाव रहता है कि हम कैसे एग्जाम दे, कैसे तैयारी करें। मैं उस दबाव को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं ट्रेंड चाह रहा हूँ इलाहाबाद में कि इलाहाबाद में बच्चा एडमिशन ले ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में खेल कूद ले अपने अच्छे तरीके से, कॉलेज में थोड़ा खेलना कूदना भी चाहिए पहले साल में, कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर से कम वो शुरू कर दे अगर वो गंभीर है अपने जीवन को लेकर। और हम कुछ ऐसा प्रयोग करें कि वो 2 साल जब पढ़े तो उससे सारी चीज़ तैयार हो जाएं और ग्रेजुएशन होते होते उसकी तैयारी पूरी हो जाए। ये तो प्रयागराज आने का हमारा उद्देश्य है। ये भी स्वाभाविक है क्योंकि प्रयागराज सस्ता शहर है दिल्ली की तुलना में। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा पड़ता है हमें, यहाँ उतना महंगा नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ की फीस दिल्ली से काफ़ी कम होगी। दिल्ली में जो फीस स्ट्रक्चर है आप मोटा मोटा मान के चलिए कि उसका 2/3 यहाँ पर होगा। रहने का खर्चा यहाँ पर उसके आधे से भी कम होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम में तैयारी करना अपने आप में उतना महंगा ना रहे जितना दिल्ली में होता है। हाँ, शुरुआत में तो हमने कुछ और भी, जैसे कहीं भी जाते हैं तो करते ही हैं पहली बार में, कि शुरुआत के कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं ताकि वो आएँ और हम शुरुआत एक अच्छी कर सकें। वो तो यहाँ भी करेंगे ही, लेकिन अदरवाइज भी यहाँ पर फ़ी का लेवल दिल्ली की तुलना में काफ़ी कम रहने वाला है, 2/3 के आसपास, और रहने का खर्चा मेन है जो यहाँ पर काफ़ी कम है। तो ये सब पर्पज़ से कि हम इलाहाबाद आए। अब आपको जिन बातों को लेकर शक है, एक तो है टीचर्स, और टीचर्स में एक मैं भी, कि हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी बड़ी सरल सी पॉलिसी है कि आप झूठ बोल के 2-4 दिन खुश रह सकते हैं, लंबे समय तक नहीं चल सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि सच बोलिए, दूर तक चलिए। तो हम कोई झूठा वायदा नहीं करेंगे। हमारी टीम ने अब तक किसी टीचर का नाम आपको बोला नहीं होगा, उनको पता है, पर अभी उनको इंस्ट्रक्शंस है कि बोलेंगे नहीं आज की तारीख से पहले। आज के बाद से वो चीज़ें जग जाहिर हो जाएंगी कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। दिल्ली में क्या होता है देखिए, दिल्ली में हमारे पास जीएस है, ऑप्शंस में हिंदी साहित्य है, इतिहास है, भूगोल है, कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ाते हैं, सीसेट पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो हम दिल्ली में करते हैं लगभग वो सब यहाँ भी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे समझ लीजिए। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो दिल्ली में भी पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाएंगे। ये वो टीचर्स हैं जिनके पास दिल्ली में क्लासेस कम हैं। दिल्ली में हमारे पास साल भर में लगभग 10 बैच होते हैं, और 10 बैच का मतलब हुआ कि अगर किसी टीचर की मान लीजिए कि 70 क्लासेस एक बैच में होती हैं, तो 700 क्लासेस वो दिल्ली में लेता है। साथ में अगर ऑप्शनल भी है तो वो भी 300 जोड़ लीजिए। और एकदम सीधी सी बात है कि जो टीचर दिल्ली में ज़्यादा क्लासेस पढ़ाते हैं उनके पास दिल्ली में मरने की भी फुर्सत नहीं होती है, वो इलाहाबाद नहीं आएंगे। ठीक, जिनके पास क्लासेस कम हैं वो इलाहाबाद आएंगे। कौन आएगा कौन नहीं आएगा मैं सीधे आपको बता ही देता हूँ, बातें स्पष्ट कर देते हैं। कौन पढ़ाएगा ये भी स्पष्ट कर देते हैं। दिल्ली में जो टीम बनी है हमारी, एक दिन में अचानक स्वर्ग से अवतरित हुई थी ऐसा नहीं हुआ था। 2011 में हमने जीएस शुरू किया, 8 साल पहले। उससे पहले जीएस नहीं था दृष्टि में, उससे पहले दृष्टि में केवल हिंदी फिलोसफी 2 विषय थे, दोनों में ही पढ़ाता था बस। तो तब तक मैं दिल्ली का अकेला अध्यापक था, दृष्टि का अकेला अध्यापक था। फिर हमने जीएस शुरू किया, टीचर्स आए। कई बार ऐसा हुआ कि टीचर जिस उम्मीद से हमने किसी को बुलाया वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, उनको मना किया। ट्रायल एरर वो सब प्रयोग करते करते अब जो टीम है वो टीम बहुत बढ़िया टीम हमारे पास है। पर इस टीम के सब मेंबर्स अलग अलग समय में हमारे साथ जुड़े हैं, एक दिन में नहीं जुड़े हैं। हमारा प्रोसेस बड़ा सीधा सा है टीचर सिलेक्शन का। हम 2 स्टेप्स करते हैं। पहला, अगर वो टीचर कम से कम 7-8 साल से पढ़ा रहा है या 10 साल से पढ़ा रहा है तो हम उसका फीडबैक मार्केट से लेते हैं, बच्चों से। अगर वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है
तो हम अपने 2-3 लोगों को, अपनी जो कंटेंट टीम है, मैगजीन टीम है, उसके 2-3 मेंबर्स को, जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, भेजते हैं उनकी क्लासेस करने के लिए। कम से कम 3-4-5 क्लास वो बच्चे करके आते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं हमारे साथ कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। जब हमें पूरा भरोसा जम जाता है, फिर हम उस टीचर को दृष्टि में ले आते हैं। और यदि कोई टीचर बहुत फेमस नहीं है तो फिर एक ही तरीका हमारे यहाँ होता है कि हम उनको बुलाते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, डेमो क्लास रखवाते हैं। उस डेमो क्लास में करीब 25-30 लोग बैठते हैं। 3 से 6 घंटे की क्लास में वो बच्चे प्रश्न पूछ के लहूलुहान कर देते टीचर को। और अगर कोई टीचर ठीक से हैंडल कर ले सब चीज़ों को, फिर उसका वीडियो सीनियर्स देखते हैं। अंत में उस क्लास का वीडियो मैं भी देखता हूँ। उसके बाद जाके हम किसी को सिलेक्ट करते हैं। नोट्स हम तैयार करते हैं। एक पूरी टीम है जो टीचर्स और नोट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करती है। ये स्पष्ट था कि हमारे सब टीचर्स दिल्ली से यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था? और हम ये मानने वाले कौन होते हैं कि दुनिया में उतने ही अच्छे टीचर्स हैं जो दृष्टि में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कोई अच्छा है नहीं टीचर। तो हमने पता किया कि इस पूरे क्षेत्र में कौन कौन टीचर्स हिंदी माध्यम में सबसे बढ़िया टीचर्स हैं, दृष्टि वाले टीचर को छोड़कर कौन कौन लोग हैं। 2 फैक्टर से। एक, मुझे पता लगा कि इलाहाबाद के बच्चे इस बात से परेशान है कि टीचर दिल्ली से भाग के आता है, 4 दिन रहा, फिर चला गया, फिर 10 दिन तक नहीं आया, फिर 2 दिन के लिए आया, फिर चला गया, तो वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है। हमने सब टीचर के सामने कंडीशन रख दी कि हमें कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। जो पढ़ाने जाएगा ये मान के चलिए कि पूरा सेगमेंट खत्म करके ही आना है, चाहे 30 दिन हो, चाहे 60 दिन हो, चाहे 100 दिन हो, हम ये कोशिश करेंगे। और यदि सेगमेंट मान लीजिए 70 दिन का है, उसके 2-3 सब सेगमेंट है, तो कम से कम एक सब सेगमेंट एक बार में हो जाना चाहिए, 30 दिन 35 दिन, ताकि एक पूरी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा हिस्सा है। हम दिल्ली में कोशिश यही करते हैं हमेशा, 100% नहीं कर पाते, लेकिन हम 90% ऐसी कोशिश करते हैं। कर रहे हैं तो 4 साल, ग्रेजुएशन के 3 या 4 साल में अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करें, ताकि जब वो 21 साल के हों तो वो इस स्थिति में हो कि एग्जाम दे सकें। और 2 या 3 बहुत गंभीर प्रयास अगर माने तो भी 24 की उम्र तक उनको ये क्लैरिटी हो कि उनको अपने जीवन के साथ क्या करना है, इस रास्ते पे बढ़ना है या किसी और रास्ते बढ़ना है। कल को मान लीजिए कि एज कम कर ही देते हैं यूपीएससी वाले, पहली बात तो इसका भय मत रखिए अपने मन में, क्योंकि यूपीएससी जब भी एज कम करेगी, हालांकि ये तय होगा इस बार के इलेक्शन से। इस बार के इलेक्शन में अगर वर्तमान सरकार फिर से बहुत मजबूत तरीके से आती है तो शायद ये फैसला थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर ये सरकार थोड़ी कमजोर रहती है या नहीं बनती है तो ये फैसला शायद डेफर हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ये केवल अनुमान की बात है। ऐसा नहीं कि मोदी से मेरी पर्सनल बात हुई, उन्होंने ऐसा कहा हो मुझे, है ना। मैं अनुमान की बात कह रहा हूँ, सिर्फ अनुमान है। मैं उनको जानता हूँ पर वो मुझे नहीं जानते हैं, तो टीवी से जानता हूँ, मतलब उनको उतना ही जानता हूँ। कहीं आप सोचें कि इसकी बात मोदी से होती है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होती है। अनुमान है, क्योंकि इस सरकार का जो टेम्परामेंट है इन मुद्दों को लेकर वो थोड़ा सा ऐसा है कि सुधार होने चाहिए, तेज गति से होने चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर वो एज कम करेंगे तो भी रैंडमली नहीं कर सकते हैं। वो जब भी एज कम करेंगे आपको 2, 3 या 4 साल का एक फेज आउट पीरियड देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल बाद से एज इतनी हो जाएगी, तब तक हर साल एज 1 साल कम होती जाएगी, कुछ ऐसा होगा। जैसे 32 से मान लीजिए 26 भी करना होगा कभी, तो मेरा अनुमान है कि वो 5-6 साल का समय होगा कि जैसे इस साल 32 है, अगले साल 31 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 29 हो जाएगी। इसमें ये हो सकता है कि आपका एक आध अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अचानक आपने सोचा था कि 26 के बाद से एग्जाम दूंगा और जिस साल एग्जाम दिया उस साल एज 26 हो गई। ऐसा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ऐसा होगा। और ऐसा होगा तो फिर एक ही तरीका बचेगा कि ग्रेजुएशन करते समय ही तैयारी की जाए। और हमें दिल्ली में सिर्फ वो बच्चे मिलते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं कई उनमें से, उसके बाद आए हैं, तो वो अपने जीवन में पहले ही इतना लेट हैं कि उनके पास बहुत दबाव रहता है कि हम कैसे एग्जाम दें, कैसे तैयारी करें। मैं उस दबाव को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं ट्रेंड चाह रहा हूँ इलाहाबाद में कि इलाहाबाद में बच्चा एडमिशन ले ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में खेल कूद ले अपने अच्छे तरीके से, कॉलेज में थोड़ा खेलना कूदना भी चाहिए पहले साल में, कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर से कम वो शुरू कर दे अगर वो गंभीर है अपने जीवन को लेकर। और हम कुछ ऐसा प्रयोग करें कि वो 2 साल जब पढ़े तो उससे सारी चीज़ तैयार हो जाए और ग्रेजुएशन होते होते उसकी तैयारी पूरी हो जाए। ये तो प्रयागराज आने का हमारा उद्देश्य है।
ये भी स्वाभाविक है क्योंकि प्रयागराज सस्ता शहर है दिल्ली की तुलना में। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा पड़ता है हमें, यहाँ उतना महंगा नहीं है। तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ की फीस दिल्ली से काफ़ी कम होगी। दिल्ली में जो फीस स्ट्रक्चर है आप मोटा मोटा मान के चलिए कि उसका 2/3 यहाँ पर होगा। रहने का खर्चा यहाँ पर उसके आधे से भी कम होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम में तैयारी करना अपने आप में उतना महंगा ना रहे जितना दिल्ली में होता है। हाँ, शुरुआत में तो हमने कुछ और भी, जैसे कहीं भी जाते हैं तो करते ही हैं पहली बार में, कि शुरुआत के कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं ताकि वो आएँ और हम शुरुआत एक अच्छी कर सके। वो तो यहाँ भी करेंगे ही, लेकिन अदरवाइज भी यहाँ पर फ़ी का लेवल दिल्ली की तुलना में काफ़ी कम रहने वाला है, 2/3 के आसपास, और रहने का खर्चा मेन है जो यहाँ पर काफ़ी कम है। तो ये सब पर्पज़ से कि हम इलाहाबाद आए। अब आपको जिन बातों को लेकर शक है, एक तो है टीचर्स, और टीचर्स में एक मैं भी, कि हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी बड़ी सरल सी पॉलिसी है कि आप झूठ बोल के 2-4 दिन खुश रह सकते हैं, लंबे समय तक नहीं चल सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि सच बोलिए, दूर तक चलिए। तो हम कोई झूठा वायदा नहीं करेंगे। हमारी टीम ने अब तक किसी टीचर का नाम आपको बोला नहीं होगा, उनको पता है, पर अभी उनको इंस्ट्रक्शंस है कि बोलेंगे नहीं आज की तारीख से पहले। आज के बाद से वो चीज़ें जग जाहिर हो जाएंगी कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। दिल्ली में क्या होता है देखिए, दिल्ली में हमारे पास जीएस है, ऑप्शंस में हिंदी साहित्य है, इतिहास है, भूगोल है, कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ाते हैं, सीसेट पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो हम दिल्ली में करते हैं लगभग वो सब यहाँ भी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे समझ लीजिए। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो दिल्ली में भी पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाएंगे। ये वो टीचर्स हैं जिनके पास दिल्ली में क्लासेस कम हैं। दिल्ली में हमारे पास साल भर में लगभग 10 बैच होते हैं, और 10 बैच का मतलब हुआ कि अगर किसी टीचर की मान लीजिए कि 70 क्लासेस एक बैच में होती हैं, तो 700 क्लासेस वो दिल्ली में लेता है। साथ में अगर ऑप्शनल भी है तो वो भी 300 जोड़ लीजिए। और एकदम सीधी सी बात है कि जो टीचर दिल्ली में ज़्यादा क्लासेस पढ़ाते हैं उनके पास दिल्ली में मरने की भी फुर्सत नहीं होती है, वो इलाहाबाद नहीं आएंगे। ठीक, जिनके पास क्लासेस कम हैं वो इलाहाबाद आएंगे। कौन आएगा कौन नहीं आएगा मैं सीधे आपको बता ही देता हूँ, बातें स्पष्ट कर देते हैं। कौन पढ़ाएगा ये भी स्पष्ट कर देते हैं। दिल्ली में जो टीम बनी है हमारी, एक दिन में अचानक स्वर्ग से अवतरित हुई थी ऐसा नहीं हुआ था। 2011 में हमने जीएस शुरू किया, 8 साल पहले। उससे पहले जीएस नहीं था दृष्टि में, उससे पहले दृष्टि में केवल हिंदी फिलोसफी 2 विषय थे, दोनों में ही पढ़ाता था बस। तो तब तक मैं दिल्ली का अकेला अध्यापक था, दृष्टि का अकेला अध्यापक था। फिर हमने जीएस शुरू किया, टीचर्स आए। कई बार ऐसा हुआ कि टीचर जिस उम्मीद से हमने किसी को बुलाया वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, उनको मना किया। ट्रायल एरर वो सब प्रयोग करते करते अब जो टीम है वो टीम बहुत बढ़िया टीम हमारे पास है। पर इस टीम के सब मेंबर्स अलग अलग समय में हमारे साथ जुड़े हैं, एक दिन में नहीं जुड़े हैं। हमारा प्रोसेस बड़ा सीधा सा है टीचर सिलेक्शन का। हम 2 स्टेप्स करते हैं। पहला, अगर वो टीचर कम से कम 7-8 साल से पढ़ा रहा है या 10 साल से पढ़ा रहा है तो हम उसका फीडबैक मार्केट से लेते हैं, बच्चों से। अगर वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है तो हम अपने 2-3 लोगों को, अपनी जो कंटेंट टीम है, मैगजीन टीम है, उसके 2-3 मेंबर्स को, जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, भेजते हैं उनकी क्लासेस करने के लिए। कम से कम 3-4-5 क्लास वो बच्चे करके आते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं हमारे साथ कि क्या अच्छाइयाँ हैं क्या कमियाँ हैं। जब हमें पूरा भरोसा जम जाता है फिर हम उस टीचर को दृष्टि में ले आते हैं। और यदि कोई टीचर बहुत फेमस नहीं है तो फिर एक ही तरीका हमारे यहाँ होता है कि हम उनको बुलाते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, डेमो क्लास रखवाते हैं। उस डेमो क्लास में करीब 25-30 लोग बैठते हैं। 3 से 6 घंटे की क्लास में वो बच्चे प्रश्न पूछ के लहूलुहान कर देते टीचर को। और अगर कोई टीचर ठीक से हैंडल कर ले सब चीज़ों को, फिर उसका वीडियो सीनियर देखते हैं। अंत में उस क्लास का वीडियो मैं भी देखता हूँ। उसके बाद जाके हम किसी को सिलेक्ट करते हैं। नोट्स हम तैयार करते हैं। एक पूरी टीम है जो टीचर्स और नोट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करती है। ये स्पष्ट था कि हमारे सब टीचर्स दिल्ली से यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था? और हम ये मानने वाले कौन होते हैं कि दुनिया में उतने ही अच्छे टीचर्स हैं जो दृष्टि में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कोई अच्छा है नहीं टीचर। तो हमने पता किया कि इस पूरे क्षेत्र में कौन कौन टीचर्स हिंदी माध्यम में सबसे बढ़िया टीचर्स हैं, दृष्टि वाले टीचर को छोड़कर कौन कौन लोग हैं। 2 फैक्टर से। एक, मुझे पता लगा कि इलाहाबाद के बच्चे इस बात से परेशान है कि टीचर दिल्ली से भाग के आता है, 4 दिन रहा, फिर चला गया, फिर 10 दिन तक नहीं आया,
फिर 2 दिन के लिए आया, फिर चला गया, तो वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है। हमने सब टीचर के सामने कंडीशन रख दी कि हमें कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। जो पढ़ाने जाएगा ये मान के चलिए कि पूरा सेगमेंट खत्म करके ही आना है, चाहे 30 दिन हो, चाहे 60 दिन हो, चाहे 100 दिन हो, हम ये कोशिश करेंगे। और यदि सेगमेंट मान लीजिए 70 दिन का है, उसके 2-3 सब सेगमेंट है, तो कम से कम एक सब सेगमेंट एक बार में हो जाना चाहिए, 30 दिन 35 दिन, ताकि एक पूरी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा हिस्सा है। हम दिल्ली में कोशिश यही करते हैं हमेशा, 100% नहीं कर पाते, लेकिन हम 90% ऐसी कोशिश करते हैं। तो कर रहे हैं तो 4 साल, ग्रेजुएशन के 3 या 4 साल में अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करें, ताकि जब वो 21 साल के हों तो वो इस स्थिति में हो कि एग्जाम दे सकें। और 2 या 3 बहुत गंभीर प्रयास अगर मान लें तो भी 24 की उम्र तक उनको ये क्लैरिटी हो कि उनको अपने जीवन के साथ क्या करना है, इस रास्ते पे बढ़ना है या किसी और रास्ते बढ़ना है। कल को मान लीजिए कि एज कम कर ही देते हैं यूपीएससी वाले, पहली बात तो इसका भय मत रखिए अपने मन में, क्योंकि यूपीएससी जब भी एज कम करेगी, हालांकि ये तय होगा इस बार के इलेक्शन से। इस बार के इलेक्शन में अगर वर्तमान सरकार फिर से बहुत मजबूत तरीके से आती है तो शायद ये फैसला थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर ये सरकार थोड़ी कमजोर रहती है या नहीं बनती है तो ये फैसला शायद डेफर हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ये केवल अनुमान की बात है, ऐसा नहीं कि मोदी से मेरी पर्सनल बात हुई, उन्होंने ऐसा कहा हो मुझे, है ना। मैं अनुमान की बात कह रहा हूँ, सिर्फ अनुमान है। मैं उनको जानता हूँ पर वो मुझे नहीं जानते हैं, तो टीवी से जानता हूँ, मतलब उनको उतना ही जानता हूँ। कहीं आप सोचें कि इसकी बात मोदी से होती है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होती है, अनुमान है। क्योंकि इस सरकार का जो टेम्परामेंट है इन मुद्दों को लेकर वो थोड़ा सा ऐसा है कि सुधार होने चाहिए, तेज गति से होने चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर वो एज कम करेंगे तो भी रैंडमली नहीं कर सकते हैं। वो जब भी एज कम करेंगे आपको 2, 3 या 4 साल का एक फेज आउट पीरियड देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल बाद से एज इतनी हो जाएगी, तब तक हर साल एज 1 साल कम होती जाएगी, कुछ ऐसा होगा। जैसे 32 से मान लीजिए 26 भी करना होगा कभी, तो मेरा अनुमान है कि वो 5-6 साल का समय होगा कि जैसे इस साल 32 है, अगले साल 31 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 29 हो जाएगी। इसमें ये हो सकता है कि आपका एक आध अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अचानक आपने सोचा था कि 26 के बाद से एग्जाम लूंगा और जिस साल एग्जाम दिया उस साल एज 26 हो गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो फिर एक ही तरीका बचेगा कि ग्रेजुएशन करते समय ही तैयारी की जाए। और हमें दिल्ली में सिर्फ वो बच्चे मिलते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं कई उनमें से, उसके बाद आए हैं, तो वो अपने जीवन में पहले ही इतना लेट हैं कि उनके पास बहुत दबाव रहता है कि हम कैसे एग्जाम दे, कैसे तैयारी करें। मैं उस दबाव को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं ट्रेंड चाह रहा हूँ इलाहाबाद में कि इलाहाबाद में बच्चा एडमिशन ले ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में खेल कूद ले अपने अच्छे तरीके से, कॉलेज में थोड़ा खेलना कूदना भी चाहिए पहले साल में, कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर से कम वो शुरू कर दे अगर वो गंभीर है अपने जीवन को लेकर। और हम कुछ ऐसा प्रयोग करें कि वो 2 साल जब पढ़े तो उससे सारी चीज़ तैयार हो जाए और ग्रेजुएशन होते होते उसकी तैयारी पूरी हो जाए। ये तो प्रयागराज आने का हमारा उद्देश्य है। ये भी स्वाभाविक है क्योंकि प्रयागराज सस्ता शहर है दिल्ली की तुलना में। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा पड़ता है हमें, यहाँ उतना महंगा नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ की फीस दिल्ली से काफ़ी कम होगी। दिल्ली में जो फीस स्ट्रक्चर है आप मोटा मोटा मान के चलिए कि उसका 2/3 यहाँ पर होगा। रहने का खर्चा यहाँ पर उसके आधे से भी कम होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम में तैयारी करना अपने आप में उतना महंगा ना रहे जितना दिल्ली में होता है। हाँ, शुरुआत में तो हमने कुछ और भी, जैसे कहीं भी जाते हैं तो करते ही हैं पहली बार में, कि शुरुआत के कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं ताकि वो आएँ और हम शुरुआत एक अच्छी कर सकें। वो तो यहाँ भी करेंगे ही, लेकिन अदरवाइज भी यहाँ पर फ़ी का लेवल दिल्ली की तुलना में काफ़ी कम रहने वाला है, 2/3 के आसपास, और रहने का खर्चा मेन है जो यहाँ पर काफ़ी कम है। तो ये सब पर्पज़ से कि हम इलाहाबाद आए। अब आपको जिन बातों को लेकर शक है, एक तो है टीचर्स, और टीचर्स में एक मैं भी, कि हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर देता हूँ। क्योंकि हमारी बड़ी सरल सी पॉलिसी है कि आप झूठ बोल के 2-4 दिन खुश रह सकते हैं, लंबे समय तक नहीं चल सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि सच बोलिए, दूर तक चलिए। तो हम कोई झूठा वायदा नहीं करेंगे। हमारी टीम ने अब तक किसी टीचर का नाम आपको बोला नहीं होगा, उनको पता है, पर अभी उनको इंस्ट्रक्शंस है कि बोलेंगे नहीं आज की तारीख से पहले। आज के बाद से वो चीज़ें जग जाहिर हो जाएंगी कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। दिल्ली में क्या होता है देखिए,
दिल्ली में हमारे पास जीएस है, ऑप्शंस में हिंदी साहित्य है, इतिहास है, भूगोल है, कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ाते हैं, सीसेट पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो हम दिल्ली में करते हैं लगभग वो सब यहाँ भी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे समझ लीजिए। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो दिल्ली में भी पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाएंगे। ये वो टीचर्स हैं जिनके पास दिल्ली में क्लासेस कम हैं। दिल्ली में हमारे पास साल भर में लगभग 10 बैच होते हैं, और 10 बैच का मतलब हुआ कि अगर किसी टीचर की मान लीजिए कि 70 क्लासेस एक बैच में होती हैं, तो 700 क्लासेस वो दिल्ली में लेता है। साथ में अगर ऑप्शनल भी है तो वो भी 300 जोड़ लीजिए। और एकदम सीधी सी बात है कि जो टीचर दिल्ली में ज्यादा क्लासेस पढ़ाते हैं उनके पास दिल्ली में मरने की भी फुर्सत नहीं होती है, वो इलाहाबाद नहीं आएंगे। ठीक, जिनके पास क्लासेस कम है वो इलाहाबाद आएंगे। कौन आएगा कौन नहीं आएगा मैं सीधे आपको बता ही देता हूं, बातें स्पष्ट कर देते हैं। कौन पढ़ाएगा ये भी स्पष्ट कर देते हैं। दिल्ली में जो टीम बनी है हमारी, एक दिन में अचानक स्वर्ग से अवतरित हुई थी ऐसा नहीं हुआ था। 2011 में हमने जीएस शुरू किया, 8 साल पहले। उससे पहले जीएस नहीं था दृष्टि में, उससे पहले दृष्टि में केवल हिंदी फिलोसफी 2 विषय थे, दोनों में ही पढ़ाता था बस। तो तब तक मैं दिल्ली का अकेला अध्यापक था, दृष्टि का अकेला अध्यापक था। फिर हमने जीएस शुरू किया, टीचर्स आए। कई बार ऐसा हुआ कि टीचर जिस उम्मीद से हमने किसी को बुलाया वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, उनको मना किया। ट्रायल एरर वो सब प्रयोग करते करते अब जो टीम है वो टीम बहुत बढ़िया टीम हमारे पास है। पर इस टीम के सब मेंबर्स अलग अलग समय में हमारे साथ जुड़े हैं, एक दिन में नहीं जुड़े हैं। हमारा प्रोसेस बड़ा सीधा सा है टीचर सिलेक्शन का। हम 2 स्टेप्स करते हैं। पहला, अगर वो टीचर कम से कम 7-8 साल से पढ़ा रहा है या 10 साल से पढ़ा रहा है तो हम उसका फीडबैक मार्केट से लेते हैं, बच्चों से। अगर वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है तो हम अपने 2-3 लोगों को, अपनी जो कंटेंट टीम है, मैगजीन टीम है, उसके 2-3 मेंबर्स को, जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, भेजते हैं उनकी क्लासेस करने के लिए। कम से कम 3-4-5 क्लास वो बच्चे करके आते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं हमारे साथ कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। जब हमें पूरा भरोसा जम जाता है फिर हम उस टीचर को दृष्टि में ले आते हैं। और यदि कोई टीचर बहुत फेमस नहीं है तो फिर एक ही तरीका हमारे यहाँ होता है कि हम उनको बुलाते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, डेमो क्लास रखवाते हैं। उस डेमो क्लास में करीब 25-30 लोग बैठते हैं। 3 से 6 घंटे की क्लास में वो बच्चे प्रश्न पूछ के लहूलुहान कर देते टीचर को। और अगर कोई टीचर ठीक से हैंडल कर ले सब चीज़ों को, फिर उसका वीडियो सीनियर्स देखते हैं। अंत में उस क्लास का वीडियो मैं भी देखता हूँ, उसके बाद जाके हम किसी को सिलेक्ट करते हैं। नोट्स हम तैयार करते हैं। एक पूरी टीम है जो टीचर्स और नोट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करती है। यह स्पष्ट था कि हमारे सब टीचर्स दिल्ली से यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था? और हम ये मानने वाले कौन होते हैं कि दुनिया में उतने ही अच्छे टीचर्स हैं जो दृष्टि में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कोई अच्छा है नहीं टीचर। तो हमने पता किया कि इस पूरे क्षेत्र में कौन कौन टीचर्स हिंदी माध्यम में सबसे बढ़िया टीचर्स हैं, दृष्टि वाले टीचर को छोड़कर कौन कौन लोग हैं। 2 फैक्टर से। एक, मुझे पता लगा कि इलाहाबाद के बच्चे इस बात से परेशान है कि टीचर दिल्ली से भाग के आता है, 4 दिन रहा, फिर चला गया, फिर 10 दिन तक नहीं आया, फिर 2 दिन के लिए आया, फिर चला गया, तो वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है। हमने सब टीचर के सामने कंडीशन रख दी कि हमें कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। जो पढ़ाने जाएगा ये मान के चलिए कि पूरा सेगमेंट खत्म करके ही आना है, चाहे 30 दिन हो, चाहे 60 दिन हो, चाहे 100 दिन हो, हम ये कोशिश करेंगे। और यदि सेगमेंट मान लीजिए 70 दिन का है, उसके 2-3 सब सेगमेंट है, तो कम से कम एक सब सेगमेंट एक बार में हो जाना चाहिए, 30 दिन 35 दिन, ताकि एक पूरी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा हिस्सा है। हम दिल्ली में कोशिश यही करते हैं हमेशा, 100% नहीं कर पाते, लेकिन हम 90% ऐसी कोशिश करते हैं।